देखो बेसिकली हमारे पास क्या है ना, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं और तीनों तरह के क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको याद रख लेना है। क्यों? क्योंकि सर एग्जाम में सर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम में इसकी पीछे की कहानी क्या है, क्या कंसेप्ट है, कैसे वो भी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में समझाने का कोशिश किया था। तो मैंने आपको ऑप्शन दिया था, अगर आपको लगता है कि हाँ सर समझ में आ रहा है तो ठीक है समझना है, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, सर ने एक फॉर्मूला बताया है, अब सर ने जो भी बोला होगा सही बोला होगा, सर की बातों पे इतना तो विश्वास रखते ही है, तो क्या करेंगे चुपचाप से वो फॉर्मूला उसको याद रख लेंगे। तो क्या होता है, पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा टाइप 1 क्वेश्चन जो होता है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन रहे, इस तरह से गिवन रहे। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कुछ भी गिवन हो सकता है। मान लो ऐसा गिवन है एक्स टू द पावर 12 माइनस एक्स टू द पावर 11 या कुछ भी, एक्स टू द पावर -11 ऐसा कुछ गिवन, और ये बोला गया है फाइंड द फोर्स। अगर फोर्स पूछा गया है तो आप देखो पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मुझे फोर्स का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो मुझे लिखना होगा माइनस में डी अपॉन या डो यू अपॉन डो एक्स। ये डो का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब हम अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे सर तो सिर्फ एक्स को वेरिएबल मानेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो अगर मैं इस वाले कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स जो एक्सपीरियंस किया जाएगा, पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे 12 सामने आ गया और एक्स का पावर क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 11 हो जाएगा। ये माइनस था, -11 सामने ले आओ और x का पावर क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास फोर्स का वैल्यू आ गया, इसमें एक माइनस साइन भी होना चाहिए, ये d ऑन dx ऐसा है, तो d ऑन dx में माइनस लगा दोगे तो फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आएगा जिसमें आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन गिवन है, आपको क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। अब मान लो क्वेश्चन को ये जो है इस क्वेश्चन को अगर वो कॉम्प्लिकेट करना है, सेम वैरायटी का अगर कोई दूसरा क्वेश्चन देखना चाहोगे तो वो ऐसा बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, वो xy है प्लस yz है प्लस xz है, मान लो इस तरह से गिवन। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी xy yz और xyz तीनों का फंक्शन है, तो अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, अगर पोटेंशियल एनर्जी x का फंक्शन है तो x कंपोनेंट मिलता है, अगर xyz तीनों का फंक्शन है, xyz तीनों का फंक्शन है तो उसका x कंपोनेंट भी मिलेगा, फोर्स का y कंपोनेंट भी मिलेगा और फोर्स का z कंपोनेंट भी मिलेगा। मान लो अगर यहाँ पर किसी ने बोला कि फाइंड फोर्स एट -1, -1, सपोज -1, -1 में फोर्स का क्या वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है। तो देखो अगर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन गिवन है, क्या गिवन था, पोटेंशियल एनर्जी xy yz प्लस z इस तरह से गिवन है। तो अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स का x कंपोनेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, मैं ऐसा लिखूंगा du अपॉन dx, इसका हो गया x को निकालना है, बाकी सारे टर्म क्या कांस्टेंट हो गया, एक माइनस लगा है। तो जब आप इसका x कंपोनेंट कैलकुलेट करोगे गिवन इक्वेशन के लिए, तो x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट, y कांस्टेंट बाहर निकालोगे, अगर y कांस्टेंट बाहर निकालोगे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा y, इसका डिफरेंशिएशन करें, y कांस्टेंट z कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो z कांस्टेंट बाहर निकाल दो, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वापस लौटेगा 1 हो जाएगा। तो ये y प्लस z विद अ नेगेटिव साइन, मतलब फोर्स का जो x कंपोनेंट था, फोर्स का x कंपोनेंट आ गया माइनस में y प्लस z, ये फोर्स का x कंपोनेंट मिल रहा है। उसी तरह अगर मान लो आपको फोर्स का y कॉम कैलकुलेट करना होता तो आप लिखते हैं माइनस में 2u अपॉन 2y, इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं। अब 2u अपॉन 2y का मतलब क्या है कि y वेरिएबल है, इसके अलावा जो भी होगा सब क्या है, कांस्टेंट है। तो x एंड y का अगर आप डिफरेंस देखो, पहले ये माइनस लिख दो, फार्मूला का माइनस लिख दो और कैलकुलेट करें पूरा y कंपोनेंट, तो फोर्स का y कंपोनेंट ये पहले से माइनस लिख दो और इसको डिफरेंशिएट करके लिखो, y वेरिएबल है उसके अलावा जो भी होगा वो कांस्टेंट है, तो x कंपोनेंट बाहर निकाल दिया जाए अगर और y का डिफरेंशिएशन किया जाए तो वो 1 हो जाएगा, y z का डिफरेंशिएशन करोगे तो प्लस में z आ जाएगा, x into z कांस्टेंट को लिखने की जरूरत नहीं है। उसी तरह फोर्स का z कंपोनेंट अगर निकालना होता माइनस में 2u अपॉन 2z, यहाँ पर फोर्स का z कंपोनेंट जो आएगा विद अ नेगेटिव साइन, और वो कितना आ जाएगा, x भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, y z का डिफरेंशिएशन करोगे और यहाँ पर y प्लस x। अब ये बोला गया कि ये मेरा फोर्स वेक्टर ऐसा आ जाएगा, फोर्स वेक्टर आ जाएगा y प्लस z i कैप माइनस x प्लस z k कैप माइनस y प्लस x k कैप, लेकिन हमें ना एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे वो कैलकुलेट करना है, y का वैल्यू -1 रखना है, z का वैल्यू -1 रखना है, तो -1 ये -2 हो गया, बाहर जो माइनस बैक है वो तो प्लस बना देगा, तो फोर्स का x कंपोनेंट आ जाएगा 2 आ गया, फोर्स का y कंपोनेंट देखो -1 -2, तो यहाँ पे ये माइनस ये मिलके इसको क्या बना देगा, प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप। इस तरह से फोर्स वेक्टर कैलकुलेट करते हैं अगर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन गिवन है। सबको समझ में आया ये? सर आपने जब एफ सेट लिखा तो आपने बोला कि एक्स वाई कांस्टेंट है सर, वो थोड़ा समझ नहीं आया। देखो जब मैं फोर्स का z कंपोनेंट कैलकुलेट करता हूँ, इसका मतलब क्या है
except for z every another variable is a constant. तो except for z, जब भी z दिखेगा z will be treated as a variable and apart from z x into y can be treated as a constant. मतलब अगर फोर्स का z कांस्टेंट फाइंड करना होता था तो हम बोलते थे ना कि dx और dy का वैल्यू 0 होना है. dx और dy का वैल्यू 0 होने का मतलब है कि x और y कांस्टेंट होगा तभी dx और dy 0 होगा. हाँ सर समझ आ गया. समझ में आ गया ना. तो ये टाइप 1 प्रॉब्लम है. टाइप 1 प्रॉब्लम. हाँ बोलो सर तब वापस बता दीजिए कंफ्यूजन है थोड़ा कंफ्यूजिंग है. देखो क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला, ये रिलेशन मैंने आपको बताया, ये हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, और इसमें हमने बात किया टाइप 1 प्रॉब्लम. टाइप 1 प्रॉब्लम मैंने ऐसा बोला कि अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी एक का वेरिएबल है, x का, y का, z का, r का, अगर सिर्फ किसी एक का वेरिएबल गिवन है तो डायरेक्टली अगर x का वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो अगर आप यहाँ पर x कंपोनेंट कैलकुलेट करते तो माइनस में du/dx होगा. यहाँ पर y और z का वेरिएबल नहीं है तो ना y कंपोनेंट मिलेगा ना फोर्स का z कंपोनेंट मिलेगा. तो जो प्रॉब्लम है वो तो बहुत ही आसान. आया क्या समझ में सबको टाइप 1 प्रॉब्लम? प्रॉब्लम सेकंड वाला प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो x y y z और x z, मतलब वो x का भी फंक्शन, y का भी फंक्शन और z का भी फंक्शन. आप x को चेंज करो, y को चेंज करो, z को चेंज करो, तीनों को चेंज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. अब अपने को कैलकुलेट करना है फाइंड फोर्स एट -1, -1, -1. तो अगर पोटेंशियल एनर्जी x y z, अगर पोटेंशियल एनर्जी x y z तीनों का फंक्शन है, इसका मतलब फोर्स का x कंपोनेंट भी मिलेगा, फोर्स का y कंपोनेंट भी मिलेगा और फोर्स का z कंपोनेंट भी मिलेगा. अगर फोर्स का x कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, अगर आप चाहते हो कि सर मेरे को फोर्स का x कंपोनेंट मिल जाए, तो फोर्स का x कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, आप माइनस में d on dx of u, इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है कीपिंग अदर वेरिएबल्स y and z एज कांस्टेंट. तो अगर ये एक्सप्रेशन था और मैं फोर्स का x कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहता हूं, मैं क्या बोलूंगा कि मुझे ये जो y और z है उसको मैं कांस्टेंट रख के x का डिफरेंशिएशन कर दूंगा. तो ये y z ये पूरा कांस्टेंट था, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0. x into y में y कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दो, x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 1 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x पहला डिफरेंशिएशन जब किया तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, जो कांस्टेंट था वो आ गया. इस वाले का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो x into z कांस्टेंट बाहर डाल दो, x का डिफरेंशिएशन किया वापस से 1 हो गया. अब ये माइनस जो है उसके कारण फोर्स का x कंपोनेंट हो जाएगा माइनस में माइनस z. ये आया था समझ में, फोर्स x कंपोनेंट ऐसे फाइंड आउट किया. यस सर समझ में. अगर मुझे फोर्स का y कंपोनेंट जानना है, इसका मतलब x और z कांस्टेंट है, सिर्फ y वेरिएबल है. तो x into y का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो सिर्फ x मिलेगा, y into z का डिफरेंशिएशन करोगे तो z मिलेगा, x और z तो कांस्टेंट है, कुछ नहीं मिलेगा. तो फोर्स का जो y कंपोनेंट है वो कितना आ रहा है, y plus z विद अ नेगेटिव साइन, सॉरी x plus z विद अ नेगेटिव साइन, तो माइनस में x plus z. उसी तरह फोर्स का z कंपोनेंट फाइंड आउट किया. अब इन्होंने फोर्स कैलकुलेट करने को बोला है पर्टिकुलर पॉइंट पर. कब बोला था फोर्स कैलकुलेट करने पर, जब x -1 है, y -1 है, z -1 है, तब फोर्स का वैल्यू क्या होगा ये इन्होंने पूछा है. तो हमने 2y कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप सब वैल्यूज पुट कर दिया, तो उसके बाद आंसर आया. क्लियर है क्या कोई क्वेश्चन? यस सर. इसी का जो टाइप 2 प्रॉब्लम होगा, इसी का जो टाइप 2 प्रॉब्लम होगा, टाइप 2 प्रॉब्लम क्या होगा, टाइप 2 प्रॉब्लम 44 पार्टिसिपेंट मेरे को दिख रहे हैं अभी टाइम में, ठीक है. तो 44 पार्टिसिपेंट प्रीवियस पेज में जा सकते हैं जा सकता हूं. हमारे पास सर. ये जो 2y, इस जो 2y का आया प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये इसका एंड प्रोडक्ट है या fx fy fz का. हां देखो हमें ये बोला ना कि हमें फोर्स कैलकुलेट करना है माइनस फोर्स उसका बताना है जब x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू -1 है, z का वैल्यू -1. तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर दिया, फोर्स का एक्सप्रेशन, फोर्स का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट कैलकुलेट किया. फिर मैंने क्या कर दिया, -1 सब जगह पुट कर दिया, तो ये सॉल्व करने का वैल्यू आ गया. यस ठीक है ना. ओके. अब टाइप 2 प्रॉब्लम क्या होगा, पहला वाले प्रॉब्लम में आपको करना पड़ रहा था डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले प्रॉब्लम में आपको करना होगा इंटीग्रेट. तो टाइप 2 प्रॉब्लम में क्या होता है, देखो पहले वाले प्रॉब्लम में क्या था, पोटेंशियल एनर्जी गिवन था और हम क्या करते थे, फोर्स फाइंड आउट करते थे. इस बार क्या होगा, फोर्स गिवन होगा और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना होगा. तो कैसा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे इंटीग्रेशन आपकी सिलेबस से ज्यादा छोटा नहीं तैयार देंगे. हम लोगों ने दिया कि फोर्स जो सर यू नॉट. मेरी आवाज चली गई. हाँ सर अब भाई आगे सर. आवाज सर यू आर नॉट ऑडिबल. ठीक है. मैं इस बार वो अभी वो 3 दिन का छुट्टी मिला ना, वो पूरा 3 दिन मेरा डेडिकेटेड है मेरा लैपटॉप को, सारा दिमागी काम ठीक कर लैपटॉप का. अभी बैठ कर मैं काम लगा लिया है. देखो लैपटॉप का सबसे अच्छा चीज क्या है ना, आप लैपटॉप को एक बार फॉर्मेट करो ना तो उसकी 90% हमारी ठीक हो जाती है. तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिवाइस, बहुत अच्छा लैपटॉप. तो मान लो ये बोला, एक तो फोर्स टाइम एक्सप्रेशन लिया फिर ये बोला कि पोटेंशियल अगर x = 1 पर, x = 1 पर अगर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो -10 जूल का है, देन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट x = 4. मान लो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, इन्होंने बोल दिया कि पोटेंशियल एनर्जी में आप ले रहा हूं और आप इसको यूज करके x = 4 पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो फाइंड आउट. तो आपको रिलेशन याद रखना है. रिलेशन याद रखोगे, रिलेशन है do do initial minus do final is equal to integration of do initial minus do final is equal to integration fx dx. आप ये रिलेशन याद रखोगे.
अगर आपको कभी भी u इनिशियल और u मतलब फोर्स का वैल्यू देना है और आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आप लिखोगे u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू fx dx। अब वाले केस में u इनिशियल का वैल्यू कितना है इसको आप एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हो। u इनिशियल का वैल्यू कितना है सर क्वेश्चन में, तो u इनिशियल मतलब x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू था वो माइनस 10 था, फिर माइनस में u फाइनल इक्वल टू fx। अगर fx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएगा 2x + 3 into dx। ठीक है, fx का वैल्यू मैंने क्वेश्चन से टेक कर लिया 2x + 3 into dx। और x का जो लिमिट है वो कहां शिफ्ट हो रहा है, x का लिमिट शिफ्ट हो रहा है 1 से लेकर 4 तक, मतलब x का मिनिमम वैल्यू 1 है और x का मैक्सिमम 4 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -10 माइनस u फाइनल इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, 2x dx का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो वो हो जाएगा x² डिवाइडेड बाय 2 इस तरह से, और 3x का इंटीग्रेशन करोगे तो वो हो जाएगा 3x। और यहां पर आपको क्या करना है, लिमिट पुट कर देना है 4 तक। अगर अपर लिमिट पुट करना है, एक बार अपर लिमिट पुट करना 4 या लोअर लिमिट पुट करना 1 माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। क्या टाइप 2 प्रॉब्लम समझ में आया क्या? यस सर। टाइप 2 प्रॉब्लम भी आसान है ना, ये प्योर 24 जूल आ रहा है, बहुत बात है, जो भी आंसर आ रहा होगा चेक कर लेना। ये सारे क्वेश्चंस हैं फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्कूल कॉलेज वाले नहीं पूछते, मतलब हम स्कूल वाला अगर टेस्ट लेंगे तो हम इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। अच्छा सर ओनली नीट में आएगा क्या क्या? हाँ ओनली नीट में आएगा, ठीक है, तो इसको नीट लेना है, मिक्स नहीं करना, इसको वाली नीट। अच्छा लास्ट जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम होता है टाइप 3 वो क्या प्रॉब्लम होता है, आपने देखा होगा ऐसा कुछ आ रहा था, ये जो लास्ट में हमारे पास आया पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, वो ऐसा उठाया था इंटीग्रेशन f dx, इस तरह से आया था क्या? अब ये अगर देखोगे तो एरिया अंडर द ग्राफ होता है, ऐसा मैंने आपको जब क्या पढ़ाया था मैंने आपको इंटीग्रेशन जब मैंने बताया तो f dx ऐसा कुछ अगर लिखा होता है, इंटीग्रेशन i dx मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर कभी भी f ऐसा लिख लो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ will give u initial minus u final, ये क्वेश्चन ही बन सकता है। ठीक है, मान लो एक ऐसा ग्राफ गिवन है, f और x के बीच में ग्राफ दे दो, ये मान लिया जाए सर ये f था और ये मान लिया जाए सर ये x है, ठीक है, और जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह का ग्राफ गिवन है, सिंपल सा ये बोला गया कि at x is equal to 0 potential energy is 20 joule, ठीक है, find potential energy at x is equal to 10, ये ग्राफ दिया गया, ये मान ऐसा बता दिया और ये फोर्स का मान उन्होंने बता दिया 10 न्यूटन, ठीक है, ऐसा उन्होंने बता दिया। तो आप देखोगे तो फोर्स और x मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन जो माना है मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का ग्राफ, अब इसके अंदर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ये एरिया, तो ये एरिया अगर आपने कैलकुलेट किया, ये कितना हो जाएगा ट्रायंगल है सर, तो अगर ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये एरिया आपको कितना मिल जाएगा यहां पर, ये जो एरिया आ गया वो गया हाफ 10 into 10। अब ये क्या बोलता है, ये जो एरिया है जो 50 एरिया यहां पर वो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होता है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 20 था, पहले कैलकुलेट करना है, इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 30 जूल। आया क्या समझ में? थर्ड प्रॉब्लम माइनस पे तो है, माइनस रिड्यूस होगा, कहां पर माइनस होगा, ये मस्ट बी फाइनल है ना। हाँ तो यू फाइनल, अरे यू फाइनल नहीं होगा, बिल्कुल वेरी नाइस, यू फाइनल क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 30 का आंसर आएगा। तो ये जो टाइप थर्ड प्रॉब्लम है ना, उसमें क्या होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ दे देते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ दे देंगे और आपको क्या बोलेंगे किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल बता देंगे, मान लो स्टार्टिंग वाले पॉइंट बता दिया या एंड वाले का बता देंगे, और आपको या तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो सकता है या एंड वाले पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना हो सकता है। आई होप ये समझ में आया है। यस सर। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनके पीछे का जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, वो नहीं जानना, ठीक है, वो नहीं जानना, नहीं जानते कोई टेंशन नहीं, क्या जानना है सर, तो इनको यूज करके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है सर, ये जरूर जानना है सर। तो पहला था पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करें, फोर्स गिवन है तो बोलो 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 सर, हम लोग ui माइनस uf कब यूज करेंगे, मतलब कौन से कंडीशनल क्वेश्चन देख के हम लोग ये अप्लाई कर देंगे? जैसे अगर आपको किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी उन्होंने बता दिया और ये बोला गया है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डिफरेंट पॉइंट, और उन्होंने इस तरह का ग्राफ दे दिया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया, जैसे देखो उन्होंने x इज इक्वल टू 0 का पोटेंशियल बता दिया और ये पूछ रहे कि x इज इक्वल टू 10 पर कितना पोटेंशियल एनर्जी है ये फाइंड आउट कर लो, और उन्होंने फोर्स और x का ग्राफ दे दिया। तो आप क्या करना, एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा, एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा वो u इनिशियल माइनस u फाइनल के बराबर होगा, ये पॉइंट को याद रखना है। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। देखो मैंने 3 टाइप का प्रॉब्लम बताया है और तीनों जो प्रॉब्लम है वो इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों टाइप के प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी ऐसा लग रहा है कि सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, तो पूछ लो। देखो आप क्या जानते हो क्या नहीं जानते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने एग्जाम में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और कितने क्वेश्चन आपके सही बैठे। जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप एग्जाम में सॉल्व करोगे, जितना सही क्वेश्चंस आप एग्जाम में सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस होते हैं।
आया बात समझ में? यस सर, Yes, sir. आया ना? यस सर, अजीब सा Yes, sir. सन्नाटा छा जाता है सर। Yes, सर ये sir. सन्नाटा जो है ना सर, ये सन्नाटे में बहुत सारा शोर छुपा हुआ है सर। ये सन्नाटा ये बता रहा है कि हमें कुछ भी नहीं समझ में आया सर, हमें कुछ नहीं समझ में आया सर। अरे समझ में आया ये सबको? यस सर, Yes, sir. समझ आ गया. हाँ सर आया। ओके ओके ओके, हाँ सर। ठीक है। अच्छा, आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम अपने को स्टार्ट करना है। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। तो व्हाट्स द अनाउंसमेंट इज दैट दो चैप्टर एंड टेस्ट होने हैं। एक तो होगा एनएलएम का और एक होगा सर्कुलर मोशन का। एनएलएम का चैप्टर एंड टेस्ट होगा कब होगा? एनएलएम का चैप्टर एंड टेस्ट होगा थर्सडे आप बोले। थर्सडे, Thursday. ठीक है। थर्सडे को सर एनएलएम का पहले चैप्टर एंड टेस्ट। सर्कुलर मोशन का ले लो। पहले सर्कुलर मोशन का? यस नहीं Yes, नहीं, sir. पहले पहले सर्कुलर मोशन का ले लीजिए. ऐसा नहीं सर एनएलएम। सर नहीं सर पहले सर, एनएलएम सर वोटिंग कर तो लेते हैं पहले सर। NLM सर वोटिंग कर लेते हैं। पहले एनएलएम का, थर्सडे को एनएलएम का रख लेते हैं। और मंडे, इसके नेक्स्ट वाला जो मंडे होगा, जो छुट्टी के एकदम बाद वाले दिन आओगे, उस दिन हम क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन का टेस्ट रखेंगे। सर उस तो दिन मैं तो ये टेस्ट नहीं होगा चाहता, ना? मंडे को टेस्ट है, मंडे से ही स्टार्ट है क्या वो चैप्टर एंड टेस्ट? नहीं सर ट्यूसडे से है, ट्यूसडे से। ट्यूसडे से। ट्यूसडे से है ना? तो मंडे को हम रख लेते हैं ना, या पढ़ना होगा? सर पढ़ना है मेरे को। अरे ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या करना होता है, या कोई एक आंसर लिखता है, बाकी सब सर वही मिड छाप टर्म देते हैं। ऑब्जेक्टिव है। नहीं नहीं, मिड टर्म तुम्हारा सब्जेक्ट है, तो मिड टर्म के लिए पढ़ना चाहते हो? हाँ मिड टर्म का सर वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न बोल दीजिए, क्वेश्चन है कैसा पैटर्न आएगा? क्या क्या क्या? तो पैटर्न बोल दीजिएगा क्वेश्चन पेपर का। मिड टर्म। मिड टर्म का? अरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। हाँ सर Subjective कितने questions मार्क्स के में कितने 5 आएंगे मार्क्स वो का सब। अब वो सर, तो ये- पैटर्न सर। नहीं पता। सर ये हाँ। डेफिनेशन वगैरह आएगा? एक देखो, पेपर कौन चेक करेगा? मैं। डेफिनेशन आएगा? पेपर मैं चेक करूंगा, तो मैं ये बोलूंगा आप अपने अंडरस्टैंडिंग से लिखना। डेफिनेशन ये नहीं कि एकदम हाईफाई डेफिनेशन जो बुक में लिखा है वो, मेरे को कभी वो डेफिनेशन नहीं चाहिए। तुमको लगता है कि सर मैं डेफिनेशन खुद से एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या? आप बिल्कुल लिखो। किसी को लगता है कि सर मैं उड़िया में बहुत कंफर्टेबल हूँ, सर मैं उड़िया में आंसर लिख दूं, मैं ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट कर करके पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा। तो तुम जिसके साथ कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर लिख के मेरे को भेज सकते हो। और बेफिक्र सर। रहना, अगर आज, हाँ डिराइवेशन मत दीजिएगा फिर। तो नहीं कुछ फॉर्मूला का derivation- डिराइवेशन सर, प्रूफ वाला, फॉर्मूला प्रूफ करने वाला। नहीं तो वो हाँ कुछ सर कुछ लाइक तो है ना, वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस वाले। हाँ इक्वेशन ऑफ मोशंस है। फिर एनएलएम में वो क्वेश्चन पूछते हैं कि डिराइव फर्स्ट लॉ फ्रॉम फर्स्ट लॉ वही सर फ्रॉम बहुत सेकंड लॉ। घटिया चीज है। अरे नहीं, घटिया नहीं भाई, वो मैं बता देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। वो एग्जाम का एक क्वेश्चन होता है। क्या क्वेश्चन होता है? डिराइव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। मतलब मैंने देखा है स्कूल कॉलेज वाले टीचरों का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। ये पेपर मैंने नहीं सेट किया है, तो मत सोचना कि सर मैंने पेपर बनाया क्या। कल को पेपर में तुम्हारा अच्छा ना सर जाए, वो कल हर को गालियां टीचर देना बोलता है सर। पेपर नहीं, सीरियसली यार मैंने नहीं बनाया पेपर, मैं झूठ क्यों बोलूं तुम लोगों। पेपर किसी और ने पेपर बनाया होगा, ठीक है, मेरे को नहीं पता। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत आते हैं। तुम्हें फर्स्ट लॉ डिराइव करना होता है न्यूटन सेकंड लॉ से। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है? तुम अगर देखोगे तो सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी, ऐसा लिखते हैं क्या? यस सर। यस और सर। इस dp अपॉन dt को जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो फोर्स का वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाता है। व्हेन मास अगर इज ये बोल कांस्टेंट। दिया व्हेन मास इज कांस्टेंट, तो फोर्स मास इनटू एक्सेल। अच्छा एक और चीज, ये जो टेस्ट होगा, ये जो भी टेस्ट होगा, इस टेस्ट में आप ऐसा नहीं कि मतलब लिखे जा रहे, हिस्ट्री मत बना देना। फिजिक्स के पेपर को बस हिस्ट्री मत बना देना। मैं बताऊं, जो मार्क्स आपको मिलेंगे ना, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर आगे लिखने को, तो ऐसा नहीं कि कहानी लिख दिया हमने न्यूटन के बारे में कि न्यूटन बहुत अच्छा इंसान था,
न्यूटन की आत्मा को शांति मिली थी, ये सब नहीं लिखना है तुमको। तुम क्या करना है, बस वो 3-4 जो पॉइंट होते हैं ना, जैसे अनबैलेंस होना चाहिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होना चाहिए, इनर्शिया ऑफ मोशन होना चाहिए, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अगर आंसर में दिखेगा मैं मार्क्स दे दूंगा। तो इंपॉर्टेंट वो है कि आपने सही पॉइंट्स लिखा है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं आप अंडरलाइन पूरी कर राम दूंगा कहानी लिख रहे हो। जो पॉइंट हाँ वो भी हमारी मर्जी, तुम लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिख देंगे कि न्यूटन अपनी पड़ोसन बहुत प्यार करता था, उसको अपनी पड़ोसन बहुत पसंद आती थी, लेकिन पड़ोसन की शादी के और से होगी, सब लिख दिया किसी ने, तो मार्क्स नहीं मिलेगा प्लीज, ठीक है। मेरे को पता है कुछ लोग का पड़ोसन के साथ बहुत जुड़ाव है, लेकिन अपना प्यार सिर्फ किसी का नहीं दिखाएंगे, ठीक है। जैसे मेरा बचपन का प्यार अधूरा रह गया सर, फिर गाने गाते बचपन का प्यार पसंद है। F is equal to mass into acceleration, ठीक है। तो फोर्स का जो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन आता है वो है मास into acceleration। अब ये जो acceleration, मान लो ऐसा बोला जाए F external is 0, अगर फोर्स अप्लाई 0 है, इसका मतलब v हो जाएगा। हाँ, मास into acceleration is equal to 0। अगर मास into acceleration 0 हो गया, इसका मतलब ये बोला जा सकता है कि acceleration 0 हो जाएगा, क्योंकि मास किसी ऑब्जेक्ट का नहीं होता। तो अगर acceleration 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब अगर पार्टिकल इनिशियल रेस्ट में था, तो वो फाइनली क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। पिछले वाले स्टेटमेंट करो कि पार्टिकल एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट इफ द फोर्स अप्लाइड इज 0। फिर मान लो अगर पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड था, तो वो फाइनली क्या करेगा, 10 मीटर पर सेकंड ट्रैवल कर। आप ये बोलोगे कि इफ द अप्लाइड फोर्स इज 0 देन द पार्टिकल विल रिटेन इट्स मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इस तरह से आप क्या करोगे, न्यूटन सेकंड लॉ को न्यूटन फर्स्ट लॉ लिखोगे। ये लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन कंटीन्यूअस मोशन विल रिमेन इन कंटीन्यूअस मोशन अनलेस एंड अंटिल एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। आया क्या समझ में? तो न्यूटन मतलब ये सब प्रूफ सेकंड लॉ करने के बाद फर्स्ट लॉ लिख देना। हाँ, इसमें लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन कर देना कि यहाँ पर u 0 था, फोर्स अप्लाई 0 है तो v भी 0 हो गया। यहाँ पे u 10 था, फोर्स अप्लाई 0 है तो v भी 10 हो गया। मतलब पार्टिकल रेस्ट पे था तो वो रेस्ट में है, पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन है तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि x जो है वो 0। आया समझ में ये? यस सर। ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट जो होता है ना, वो थोड़ा समझाना थोड़ा जरूरत होता है। इसका सेकंड वाला कैसे लिखते हैं, सेकंड वाला क्या बोलेंगे, थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकंड, थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। अब थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ क्या करते हैं, एक सिस्टम मान लो एक सिस्टम है और इस सिस्टम में सिर्फ दो पार्टिकल, मतलब एक दुनिया, सिस्टम मतलब एक दुनिया बता दी आपने, ठीक है। इस दुनिया में सिर्फ हम लोग हैं, आप नहीं हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम है और सिस्टम में ये दो पार्टिकल, पार्टिकल 1 और ये पार्टिकल 2। अब अगर इसमें दो पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो मान लो ये फर्स्ट वाला जो पार्टिकल है वो फोर्स एक्सचेंज कर रहा है इस साइड। अब इसको मैंने बोला फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बिकॉज ऑफ पार्टिकल 2। अगर इसने इस पे फोर्स अप्लाई किया है तो ये भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, हो जाएगा फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। अब अगर मान लिया जाए यहाँ पर, अगर आपसे कोई बोलेगा कि नेट फोर्स लिखो भाई, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम, अगर कोई आपको बोलता है कि पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है वो 2, तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जो आप लिखोगे वो जाएगा F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अगर मैं ये बोलूं कि F एक्सटर्नल या F नेट का वैल्यू अगर 0 है, F नेट का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, F12 वेक्टर माइनस F21 वेक्टर बिल्कुल इक्वल टू 0 ले देंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर ऐसा आ जाता है कि F12 वेक्टर जो है वो माइनस साइन ऑफ F21 वेक्टर होगा। तो ये स्टेटमेंट, अब देखो यहाँ पर क्या है, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 ने, पार्टिकल 1 ने पार्टिकल 2 पर जो फोर्स अप्लाई किया और पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बस इतना डायग्राम बनाना, लिख देना कि इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0 देन F12 plus F21 is equal to 0, we can say that F12 वेक्टर is equal to F21 वेक्टर। आया क्या समझ में? यस सर। नहीं आया सर समझ में ये? तो इस तरह के क्वेश्चंस में आते हैं और बहुत ही आसान होता है यार, इसमें कोई डरने वाली बात है ही नहीं कि सर डर गए, सर नहीं लिख पाए। आई होप न्यूटन थर्ड लॉ से, न्यूटन सेकंड के हेल्प से आप थर्ड लॉ, फिर वो वैसे क्वेश्चन आएंगे कि फील्डर जो है वो हाथ पीछे क्यों खींचता, सीमेंट वाले में क्यों नहीं लैंड करने देते। अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाओगे। हाँ सर लिखते हैं। सर। 9th में आता था ना सर। आप नहीं आता, यहाँ पे पूछ लेंगे, यहाँ पर भी 1 मार्क्स का पूछ लेते हैं। तो ये सब क्वेश्चन है ना जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एक्स करना है, आप उसमें अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखो, मैं मार्क्स दूंगा। तुम उड़िया में कंफर्टेबल हो, तुम उड़िया में लिखो। हिंदी लिखना चाहते हो कि ऊपर लिखित प्रश्न से जो एग्जामिनर है वो ये जानना चाहते हैं कि सर हम रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अरे रीजनल लैंग्वेज में, उड़िया में अगर आप चाहते हो लिखना कि उड़िया थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, जो भी है आप जैसे लिखते हो लिख सकते हो, बस वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जरूर लिखना, ठीक है। तुमको लगना है कि सर ये इंग्लिश मिक्स करके लिखेंगे ठीक तो है चलेगा सर। क्या? सर अरे हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखो, आजकल तो वो जमाना ही है कॉकटेल सर बनाने का। जापानीज में लिख दूंगा। अरे नहीं नहीं यार, ऐसा कोई लैंग्वेज में तो मेरे को समझ में आए। सर आप ट्रांसलेट कर देना। सर चाइनीज सिखा वैसे गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट कर देना आप। सर मैं सबसे नहीं, नहीं, अच्छा, सर मैं सबसे अच्छा जर्मन में लिखूंगा सर, थोड़ा समझ में आ जाए। सर आप भी चेक करना, गलती से किसी और के पास चला गया और हम ऐसे ऐसे लिखे हैं तो फिर सर पूरे 0 दे देंगे, 0 डबल अंडा सर बेट। नहीं वैसे तो फिर कुछ स्टूडेंट क्या बोलेंगे, सर ये मेरा अपना डेवलप किया हुआ लैंग्वेज था सर। सर ऐसा करो फिर नीट में सब ओएमआर फिलिंग है, राइट मारेगा, टिक मारेगा सब ओएमआर में। तो 100 से ज्यादा अपना है, लेकिन language आप ही में चेक करना सर। फिर प्रॉब्लम मेरे को हो जाएगा ना, लोग अपना अपना लैंग्वेज ना लिखेंगे। मैंने तो लिखा आंसर, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, मेरे को मैंने लिखा है, तो ऐसा मत लिखना, मतलब मैं भी पढ़ सकूं ऐसा लैंग्वेज लिखना। अब आज अपने को क्या स्टार्ट करना है सर? आज अपने को स्टार्ट करना है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है?
वर्क एनर्जी थ्योरम जो है एक्चुअल में ये जो वर्क और ये जो एनर्जी है दोनों इंटर रिलेटेड है। मतलब अगर आपको वर्क डन कभी भी परफॉर्म करना होता है ना, कभी भी आप कोई भी तरह का वर्क डन करना चाहते हो तो उसके लिए एनर्जी होना चाहिए। या अब आपने देखा होगा कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही कम होता रहता था वो वर्क में कन्वर्ट होता था। आपने देखा था क्या कि हमने एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन करता है वो सिस्टम में उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें बढ़ता जाता है। तो वर्क एनर्जी एक्चुअल में है कि वर्क और एनर्जी एक्चुअल में इंटर रिलेटेड है। मतलब वर्क और एनर्जी एक्चुअल में क्या है, इंटर रिलेटेड है। और इंटर रिलेटेड होने का मतलब है कि अगर किसी पार्टिकल के पास एनर्जी है तभी वो वर्क कर पाएगा। और आप उसका उल्टा भी सोच सकते हो कि अगर किसी पार्टिकल ने वर्क किया है तो वो क्या कर रहा है, सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा रहा है। तो आप ऐसा बोलो, क्या बोल सकते हैं सर कि वर्क एंड एनर्जी वर्क एंड एनर्जी इज इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड देखो, वर्क एंड एनर्जी इज इंटर रिलेटेड। क्या होता है कि व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, व्हेन वर्क ऑन द system increases and in order to do work and in order to do work a particle may have a particle should have some energy। a particle should have some energy। ये जो एनर्जी और वर्क डन है वो दोनों आपस में रिलेटेड है। अगर आपने सिस्टम पे वर्क किया, जैसे हम ये क्या करते थे, ऑब्जेक्ट पे लिफ्ट करते थे, तो जब हम ऑब्जेक्ट पे लिफ्ट करते थे तो ऑब्जेक्ट क्या करते थे, हम बोलते थे कि ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर हो गई। कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो एमजे का एनर्जी स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के नाम से उसको बोला। फिर और उसका उल्टा क्या सोचोगे कि अगर किसी पार्टिकल को वर्क करना है तो पार्टिकल के पास खुद एनर्जी होना चाहिए तभी वो वर्क कर पाए। तो ये जो एनर्जी और वर्क डन इंटर रिलेटेड है और फिर थ्योरम क्या होता है, थ्योरम बताते हैं। ये थ्योरम है अभी का डेरिवेशन है, डेरिवेशन से कंपनी डेरिवेशन लेंगे, नेट वर्क डन by all forces। नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक। देखा कि ये का मैथमेटिकल स्टेटमेंट आता है, बोलोगे नेट वर्क डन बाय all the forces, net work done by all the forces is equal to net work done by all the forces is equal to change in kinetic energy। change in kinetic energy ये हमारे पास डेफिनेशन है, ठीक है। कि जितने भी हमारे पास फोर्सेस है, सारे फोर्सेस का वर्क डन आप लिख लो, सारे फोर्सेस के वर्क डन को ऐड जब आप करोगे ना तो वो चेंज इन काइनेटिक के बराबर आएगा। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा, समझ नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। अब आप इसे कमेंट बना सकते हो। अब क्या करके फोर्सेस हो सकते हैं, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है, अगर एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है तो उसका वर्क डन लिख देंगे, प्लस दिस डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स हो गए। वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अभी जो सिलेबस में मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। और वर्क डन बाय सूडो फोर्स भी हो सकता है, वर्क डन बाय सूडो फोर्स भी हो सकता है। सूडो फोर्स का होता है सर, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा क्या जिसमें सूडो फोर्स का वर्क, तो ये आपके लिए एकदम ना के बराबर चांस, मतलब ऐसा नहीं होता कि सूडो फोर्स मिला आपको क्वेश्चन दे दे। मेडिकल में क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करने होते हैं तो बड़ा हाई बना है। तो आपको कभी भी नेट वर्क डन लिखना है ना, तो नेट वर्क डन का मतलब होगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट कोई वर्क डन कर रहा है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स, ये सारे वर्क डन। इसमें से ऐसा जरूरी नहीं कि सारे वर्क डन अवेलेबल होंगे। कभी आप एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है, कभी आप देखोगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है, कभी देखो कंजर्वेटिव का है, सूडो का है, मतलब किसी का भी वर्क डन हो सकता है। सारे वर्क को एंड में क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से रिप्लेस करनी। अब इसको आप डिवाइड कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद जो भी होगा वो अब तुम्हारा आंसर होगा। जो पूछा है तो एक सिंपल क्वेश्चन करके देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया था काइनेटिक। अब इसको सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा। अब जब हमने काइनेटिक से सॉल्व किया तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही शानदार टूल है, ऐसा समझो। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो बहुत ही शानदार टूल है। तो क्या करेगा, समय बचाएगा और क्या करेगा, बहुत सारी समस्या जिसको बहुत इजी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगा है। मान लो ये वाला है कि मास का ऑब्जेक्ट था, एक मास ऑब्जेक्ट था और ये कुछ h हाइट पर रखा हुआ, m मास ऑब्जेक्ट था, ये कुछ h हाइट पर रेस्ट पर रखा हुआ। अब ये पूछा गया कि व्हेन दिस m मास ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड, व्हेन दिस मास ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड, m ऑब्जेक्ट को फॉलो किया था। बस फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, बिफोर हिटिंग, जस्ट बिफोर हिटिंग हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। अब इसमें क्या है, कोई एक्सटर्नल एजेंट ऐसे ड्रॉप कर दिया, कोई एक्सटर्नल एजेंट है क्या, नहीं। जब वो नीचे गिर रहा है तो कोई भी एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, तो यहाँ पर वर्क डन का एक्सटर्नल एजेंट लिखने की जरूरत नहीं। कंजर्वेटिव फोर्स है सर, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है सर, ऑब्जेक्ट का जो वेट है, ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है। अब देखो ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर इस वाले सिनेरियो में लिखोगे तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो है वो m * g * h ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। हाँ या ना, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दिखाई किसी को, तो यहाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, नहीं सर, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। v का वैल्यू √2g है। ठीक है, सूडो तो तब आता है सर जब एक नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठे हो, तो ग्राउंड से फ्रेम में बैठे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है तो सूडो लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर एक्सटर्नल का वर्क डन है, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन है, सूडो का नहीं। तो कंजर्वेटिव फोर्स था उसका वर्क डन कितना हो गया, mgh हो गया, ये इक्वल टू हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल अगर लिखना है तो इसका फाइनल स्पीड क्या होगा, कोई जी होगा, इसका फाइनल क्या हो गया, m(v)²। नीचे तो आपने जो रेस्ट है तो इनिशियल तो 0 हो गया है सर, तो जब आपको सॉल्व करना देखो ऐसा लिख सकते हो 2mg कैपिटल H = mv²। ये f और m आपस में डिवाइड करा दो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, √2g। यस सर, सही है। अब तो आसान है यार ये सर। हां सर, थ्योरम आसान है क्या, हाँ या ना, ठीक है। यस सर। तो अब होता है हाँ सर, 9:56, अभी 9:56 हो रहा है, 5 मिनट का गैप लेते हैं हम लोग, प्रॉपर मिलेंगे 10:01 पर, 10:01 पर हम वापस मिलेंगे, ठीक है ना, ठीक है चलो।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या सिर्फ 22 जने दिख रहे? गुड मॉर्निंग सर। सर आधे गुड चले गए। मॉर्निंग। आधे चले गए, ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जल्दी खत्म हो गया ब्रेक। अच्छा, बहुत जल्दी ब्रेक खत्म हो गया। कोई नहीं। नहीं, तुमने बचपन में सुना होगा कि क्या है, शिक्षा एक तपस्या है, ऐसा कुछ सुना होगा। हिंदी में लिखते थे, मतलब हिंदी इंग्लिश वाले लोग क्या करते थे, ऐसे कैसे लिखवाते थे इंग्लिश वाले। सर मैं हिंदी 4 सालों से सर, सॉरी 2 सालों से सर भूल चुका हूँ। नहीं, जो भी है, लेकिन मैं मतलब बचपन में तुम थोड़ा बहुत याद रखोगे ना, तो इंग्लिश वाले Yes, कैसा sir. ऐसे लिखवाते थे कि साइंस गुड और बैड। फिर वो और क्या लिखवाते थे, वो लिखवाते थे इफ आई वुड हैव बीन अ मिलियनेयर। और कैसे ऐसे लिखवाते थे हिंदी वाले, If कैसे I could लिखवाते be थे, someone else, मेरा तो प्यारा कोई स्कूल। पर्सनालिटी का नाम दे देंगे, बोलेंगे उसके बारे में इफ आई लिखो कुड अगर होगे तो। तो इंग्लिश वाले थोड़े क्रिएटिव सोचते थे, हिंदी वाले नहीं सोचते थे। हिंदी वाले किस पे लिखा रहे हैं, तो गाय हमारी माता है उस पे लिखना है। फिर और किस पे लिखना है, तो मेरा प्रिय स्कूल, मेरा प्रिय मित्र, ऐसे ऐसे लिखते थे। होली के हिंदी त्योहार। हिंदी होली का त्योहार, सर उनका जो दिवाली का लेक्चर होता, त्योहार। सर उनका जो लेक्चर होता था पूरा बोरिंग सर, बैक बेंच पे बैठ के सो जाते थे सर आधे बच्चे। पता नहीं यार, हमारे टाइम में तो वो हिंदी और संस्कृत वाली जो टीचर होती थी, कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती थी। और उनको लगता था कि बच्चे को अगर सक्सेसफुल, जैसे वो पान मसाला वाले सोचते हैं ना कि मेरा पान मसाला अगर कोई खाएगा तो वो टॉप में चला जाएगा, वैसे मेरे को मेरे हिंदी टीचर वाले लगते थे। वो हिंदी और संस्कृत वाली टीचर ये सोचती थी ना, बच्चा जितना अच्छा संस्कृत लेगा उतना अच्छा वो इंसान जाएगा। मेरे को घंटा नहीं आता था यार कभी हिंदी या संस्कृत, तो काम तो करेगा मैं आज। Yes, sir. 23 पार्टिसिपेंट्स, तो क्या इतने ही लोग रहेंगे क्या, सिर्फ 23? नहीं सर आ जाएंगे, अभी आएंगे। ब्रेकफास्ट खा रहे होंगे। हाँ भाई, थक गए होंगे बेचारे कि सर क्या यार इतना पढ़े यार, सर खाने का ब्रेक भी नहीं देते सर यार। सर इतने टाइम से प्रेशर लगा होता है, तो सर सोचा कि अभी लेक्चर में गैप हो जाऊंगा, सर आपने उधर नहीं डाल दिया, क्या सर 10:10 में स्टार्ट होता है, इसीलिए सर वो चलेगी। अच्छा 10 मिनट में स्टार्ट होता है। यस सर। कोई नहीं, अब जिनको रहना है रहेंगे, जिनको नहीं रहना है क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो अब किसी को प्रॉब्लम चल रही है। Yes, sir. तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा आसान सा क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये चैप्टर ठीक ठाक लग रहा है। ये वन एटी सबसे आसान चैप्टर है। ये बच्चा क्या बच्चा इतना मतलब इतना हंस रही हो, कैमरा से बाहर जा रहे हो, हंस के कैमरा से बाहर जा रहे हैं। मतलब किसी को अगर हंसना है तो क्या बंद करके थोड़ा हंस सकता है, मतलब हंसने में कोई दिक्कत नहीं भाई, हंसना वेरी इम्पोर्टेंट। मान लिया गया ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक स्ट्रिंग है जिसका रिंग कांस्टेंट कितना है, 100 है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ दूर से, ठीक है, कुछ दूर, कितने दूर पर से, तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही 10 मीटर की दूरी पर, समझो 10 मीटर की दूरी है। इनिशियली स्प्रिंग वाज एट इट्स नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं, कोई डोमिनेशन। इस ऑब्जेक्ट का मास 10 kg वापस है, और दिस ऑब्जेक्ट वाज मूविंग, दिस ऑब्जेक्ट वाज मूविंग। अब ये जो पूरा सरफेस है, ये जो पूरा सरफेस है वो क्या है, कुछ नहीं मेंशन होता है, मतलब ये क्या है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। No friction. तो स्मूथ सरफेस है और इसमें एक वेलोसिटी दे देते हैं, कितना दे देते हैं वेलोसिटी, तो इसको वेलोसिटी दिया है 30 मीटर पर सेकंड का इनिशियल वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द Find फाइंड द नहीं फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में मैक्सिमम, ये स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो सकता है मैक्सिमम, वो अपनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन 27 पार्ट। कुछ लोग मेरे को लगता है टाइम के बहुत पक्के हैं, सर अगर 10 का लेक्चर है सर तो 10 नहीं आएंगे सर आपकी मर्जी थोड़ी चलेगी सर। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना। वर्क एनर्जी थ्योरम इज इक्वल टू चेंज इन टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब कैसे सॉल्व करोगे, देखो अब जैसे ये ब्लॉक सर 40 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है ना, 40 पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, तो अगर ये सरफेस स्मूथ है ना, तो यहाँ से यहाँ जाने पर अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 40 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा। ये कहाँ पर आएगा, जैसे ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा, स्प्रिंग ने रेस्टोरिंग फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, तो स्प्रिंग ने रेस्टोरिंग लगाना स्टार्ट करेगा। अगर ये स्प्रिंग ने रेस्टोरिंग फोर्स लगाया तो बिकॉज ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स, उस रेस्टोरिंग फोर्स के कारण क्या होगा, ये जो ब्लॉक है वो उतना स्टार्ट होगा। और जब तक पार्टिकल के पास वेलोसिटी है तब तक स्प्रिंग कंप्रेस होता रहेगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन तब होगा ना जब पार्टिकल जो है वो रेस्ट में आ जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? यस सर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व, अगर मान लो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैक्सिमम एक मिनट दोगे? हाँ ट्राई करो 1 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूँ, तब तक मैं कुछ लोगों से बात कर लूँ।
सर -8000 है क्या? -8000 है, पता नहीं, देखते हैं। कंप्रेशन माइनस में कैसे आ सकता है? सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगा ना? फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ, सर तो kf माइनस ki किया तो ki का वैल्यू 8000। KI का वैल्यू 8000, देखते हैं, पता नहीं मेरे को भी। और कोई जिसका आंसर आया हो? आयुषी, अनुष्का, आरोप, बर्नाली, किसी का आंसर आया क्या? 4√10 मीटर। 4√10 मीटर, एक आंसर आरोप का आया 4√10 मीटर, एक आंसर वैभव का आया, 2 आंसर हमारे पास आ चुके हैं। अनुष्का दास, अनुष्का आंसर आया क्या? कर रहे हो, ठीक है। आयुषी, आयुषी आपका आंसर आया? आयुषी आचार्य, नहीं सर, ट्राई कर रही हूँ। ट्राई कर रहे हो, ठीक है। बर्नाली, आपका आंसर आया? बर्नाली सर ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। साई नीलाक्षी, आपने सॉल्व कर लिया क्या? नो सर। ओके, ठीक है, ट्राई करो, देखो, कोशिश करो। अबिप्सा, यस सर। अबिप्सा, हाँ अबिप्सा, सॉल्व कर लिया क्या? सर कर रही हूँ। ओके, अबिप्सा, इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया था ना? ठीक है। यानी, यानी पटनायक, यस सर। यानी आपने सॉल्व कर लिया क्या इससे पहले? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या यानी? तो 4√10 आ रहा है Okay, सर। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, 4√10 आ रहा है। 4√10 आ रहा है, देखते हैं। 4√10 एक और आंसर था, 4√10 के हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, सर, हाँ बोलो बोलो। सर 4√10 है। 4√10 आ रहा है, 4√10 के मेरे पास 3 आंसर हो गए। देखो, अब ऐसा क्वेश्चन अगर आए ना, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? मैक्सिमम कंप्रेशन। अब मैंने आपको बताया है कि ये स्प्रिंग तब तक कंप्रेस होगा, अब खुद से सोचो ना, ये जो स्प्रिंग है वो तब तक कंप्रेस होगा, ये जो स्प्रिंग है वो तब तक कंप्रेस होगा जब तक ब्लॉक के पास वेलोसिटी है, क्योंकि ब्लॉक के पास वेलोसिटी है तो ब्लॉक अंदर जाएगा। अगर ब्लॉक अंदर जा रहा है मतलब वो स्प्रिंग में क्या कर रहा है? कंप्रेशन क्रिएट कर रहा है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कंप्रेशन नहीं चाहिए, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे कंप्रेशन नहीं चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पार्टिकल अगर रेस्ट में होगा तो वो कंप्रेस नहीं कर पाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, द मैक्सिमम compression, the maximum compression in the spring, the maximum compression in the spring will be when the 10 kg particle, when the 10 kg particle comes to rest, when the 10 kg particle comes to rest, ये हमारा सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो, हम जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आप देखो, अब मेरे पास क्या है? अब जितना भी मेरे पास फोर्सेस है, एक्सटर्नल एजेंट, कोई एक्सटर्नल एजेंट है क्या? हमने धक्का देके छोड़ दिया, ये 40 मीटर पर सेकंड वो जो था उसने धक्का देके छोड़ दिया। केस में सर बोलोगे एमजी नहीं है क्या? सर एमजी है, लेकिन एमजी फोर्स ऑफ आप देखो क्या क्या फोर्सेस है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखो फोर्स क्या देते हैं? अभी अभी ऑडिबल क्या? यस सर। यस सर। बीच बीच में होता क्या है, मतलब ऐसा क्या हो क्या जाता है इसको? ना कॉल आ रहा है ना जा रहा है, फिर भी मैंने आपको क्या बोला? जितने भी फोर्स प्रेजेंट है ना, उन सारे फोर्सेस का आपने को वर्क डन लेना है। तो सबसे पहला फोर्स था एमजी, तो वर्क डन बाय एमजी था प्लस नॉर्मल ये था, तो वर्क डन बाय नॉर्मल लिखो सर। और जैसे ही कंप्रेस करना करेगा तो यहां पर आ जाएगा स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ये सॉल्यूशन लिखा है। अब ये सारे फोर्सेस का वर्क जो है वो इक्वल हो जाएगा सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। ये अपने को तरफ दूसरा है। अब खुद देखो पार्टिकल चला कैसे? एमडी अगर दोनों की एनर्जी है तो वर्क डन बाय एमजी फोर्स 0 रहता है, वर्क डन बाय नॉर्मल 0 लिखा जा सकता है। अब स्प्रिंग फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। स्प्रिंग फोर्स तो कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन को वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ये पढ़ा क्या है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू u इनिशियल माइनस u फाइनल, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ जना, यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो
ये स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं? यस सर। अब लोग एमजी तो कंजर्वेटिव था, ठीक है, एमजी कंजर्वेटिव था, लेकिन पार्टिकल का हाइट में तो कोई चेंज हुआ नहीं ना, जितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है उतना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है, इसलिए एमजी का वर्क डन क्या हो गया? जीरो। क्यों? क्योंकि एमजी के केस में अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आया है, इसलिए एमजी का वर्क डन आप यहाँ से आइडेंटिफाई करके फाइंड आउट कर सकते हो कि वर्क डन एमजी जो दिख रहा है सर जीरो दिख रहा है। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स, सिंस स्प्रिंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और हम ये जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है उसको यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लेते हैं। इस वाले केस में अगर आप स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन लिखोगे तो स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन के केस में आप रिप्लेस कर दो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आप एक एक करके ना सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तुम खुद से देखो, इनिशियली स्प्रिंग कंप्रेस है क्या? इस वाले पोजीशन पर स्प्रिंग तो कंप्रेस है, तो अगर स्प्रिंग कंप्रेस है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो तो सर जीरो होगा माइनस के साथ। फाइनली अगर देखोगे तो ये जो स्प्रिंग है अभी इसका मैंने यहाँ पर था, फाइनली स्प्रिंग कंप्रेस होकर यहाँ पर आ जाएगा, और कितना ये मैक्सिमम कंप्रेस एक्स, यही तो कैलकुलेट करना है ना, स्प्रिंग कितना अंदर चला गया, कंप्रेस होकर कितना अंदर चला गया, ये अपने को कैलकुलेट 10 होगा, ऐसा कैसे बोल सकते हैं, वही तो कैलकुलेट करना है ना। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, कितना स्प्रिंग कंप्रेस को कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग अगर अपने नेचुरल से कंप्रेस्ड है या इलोंगेटेड है, दोनों ही केस में स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी का है वो हाफ के एक्स स्क्वायर का हो, तो हाफ के प्लेस में रख दो, के प्लेस में रख दो 100 इनटू एक्स स्क्वायर, ऐसा करते हैं क्या? यस सर। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखोगे तो फाइनली तो ब्लॉक रहने वाला है, अगर फाइनली ब्लॉक रहने वाला है तो इसका तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो, और इनिशियल कितना है सर? तो इनिशियल है हाफ, मास कितना? मास इसका 10, और स्पीड कितना है? 40, 40 इनटू 40, उसको सिंपलीफाई करोगे ना माइनस 8000 माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो x वाला वैल्यू जो आ रहा है ना वो आ रहा है 10 into 40 into 40, और इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 100 से। ये 0 इस 0 से गायब कर दो, ये 0 इस 0 से गायब कर दो, तो x का वैल्यू आ रहा है √800। अब x का वैल्यू √800 है, x इक्वल टू √800, ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा सर 800 है 160। अच्छा 160 x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू हमारा आंसर, जो भी आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। अब ये कैलकुलेट क्या फिर से बोलो। हाँ सर 160 410 हुआ आंसर। ठीक है, 4√10 ठीक है। अब ये जो कैलकुलेट पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करके मैंने आंसर लिखा, वो समझाने में नहीं आया यहाँ पे। अगर आप बोलोगे सर आप ये कैलकुलेशन सिखाने आए हो क्या? नहीं, मैं आपको ये सिखाने आया हूँ। एज अ फिजिक्स टीचर मेरा काम आपको ये बताना था कि मैक्सिमम कंप्रेशन में क्या होगा, फिर कौन सा टर्म यूज करें, ये न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर मिलेगा। आएगा समझ? कोई भी डाउट अगर किसी तरह का लग रहा है तो पूछ लो। देखो 44 पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अगर अटेंडेंस के लिए आते हो ना तो फिर मत आया करो यार, मतलब बहुत लोग तो आते हैं ज्वाइन करते हैं कि हाँ सर मेरा चेहरा देख लो सर अब मैं जा रहा हूँ सर, सर बस मेरा मैं चेहरा, मैं बहुत बिजी पर्सनालिटी हूँ सर, मेरा चेहरा देख लो, उससे ज्यादा मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगा। फिजिक्स ऐसा थोड़ी कि तुमने चेहरा दिखाया और मैं तुम्हें मार्क्स दे दूंगा तुम्हारे चेहरा की, हाँ कितना होनहार बच्चा है, कितना सुंदर बच्चा है, वाह 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 कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा सुंदर सुंदर लगने वाले को मार्क्स नहीं मिलता यहाँ पे, ठीक है, दिमाग से सुंदर होना जरूरी है। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? यस सर। ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखे क्या? सर ठीक है, सेम क्वेश्चन सब कुछ सेम है, बस एक बात ऐसा हो गया, स्प्रिंग जो है वो ऐसा हुआ है, ये काफी बार है कि ब्लॉक ऊपर जाता है, गिर जाता है, या कोई इंसान जाता है, गिर जाता है। एक ग्राउंड पर ऐसे स्प्रिंग ऐसे, मतलब ये क्वेश्चन तुम लोगों को बहुत ही अलग लेवल की इमेजिनेशन तुम डाल सकते हो क्वेश्चन में, कि अपनी इमेजिनेशन होता है, और कोई इंसान मतलब कोई ब्लॉक यहाँ से गिर रहा है, ठीक है, ब्लॉक है, इंसान नहीं है, 10 मास का ब्लॉक का मास कितना लेते हैं? 10 kg लेते हैं, एवरेज अच्छा लेते हैं kg। कितने हाइट से ड्रॉप किया सर? इसको हमने ड्रॉप है 10 मीटर के हाइट से, हमने 10 मीटर के ऊंचाई से इस पार्टिकल को ड्रॉप किया, ये इसका नेचुरल लेंथ है। बाकी सबको क्या लेना है सर? k का वैल्यू है, g का वैल्यू का चाहिए होगा तो 10 यूज करेंगे। तो फिर से पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। एकदम आसान क्वेश्चन है, हो सकता है कि देखने में टफ लगे, देखने में ऐसा हो सकता है, लेकिन निहायत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। बस आपको सारे वर्क डन, जितने भी फोर्सेस हैं, सारे फोर्सेस का वर्क डन, देखो अगर तुम सोच रहे हो तो बहुत इजी है सर, जितने भी फोर्सेस है ना सर, सबके वन को ऐड कर दो और सबको इक्वेट कर दो। अच्छा इसको ड्रॉप किया है, यहाँ से ड्रॉप किया है, रेस्ट से पार्टिकल को ड्रॉप किया है, रखेंगे ऐसे ऐसे रुका हुआ था, ड्रॉप किया, नीचे गया नीचे गया नीचे गया, स्प्रिंग को कंप्रेस किया, फिर रुक गया। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है, दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। आज से पहले तक हमने दिमाग कभी नहीं लगाया सर, आज दिमाग लगाना पड़ रहा है सर, बहुत। वेलोसिटी है ही नहीं, वो रेस्ट में था, ऐसे रखा था, ड्रॉप कर दिया, गया 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 गया, नीचे गया नीचे गया नीचे गया, स्प्रिंग को लगा, स्प्रिंग उसका वेलोसिटी कम करना है, देखो पहले इसका वेलोसिटी बढ़ा, फिर वापस से कम होकर 0 हो गया। सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, आंसर आएगा।
सृजिता मंडल, सृजिता, सृजिता, सृजिता ने वर्चुअल बैकग्राउंड लगा दिया है और सृजिता गायब है। वेरी नाइस सृजिता, ठीक है, दिमाग अच्छी जगह लगाएंगे। अन्वेष पढ़ता है, डी भास्कर भी पढ़ता है, बी शीतल पढ़ती है, ऋतु पढ़ना भी पढ़ती है। सौरभ प्रसाद, सौरभ, सौरभ, सर। सौरभ समझ में आ रहा है क्या? यस सर, समझ रहा हूँ। इससे पहले वाला सर क्वेश्चन रूट सॉल्व किया 20 था हो गया। पता नहीं, देखते हैं। मैं 2√5। सौरभ इससे पहले वाला, हाँ देखता हूँ। सौरभ इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या? सर थोड़ा सा किया था, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा किया था, ज्यादा नहीं। सौरभ आप रेगुलर नहीं हो भाई, मतलब कोई प्रॉब्लम चलता है क्या सौरभ? कभी आते कभी नहीं आते सौरभ? सर गैप में रह गया। सर मोबाइल खराब होने के कारण गैप रह गया था 5-6 दिन। अच्छा, मोबाइल खराब होने के कारण गैप हो जाता है। ओके ठीक है, कोई नहीं। सर मतलब ये बॉडी फ्री फॉल है ना, मतलब वो क्योंकि हाँ सर रूट 20 बॉडी फ्री फॉल में रूट 20 देखते हैं। रूट 20 के 2 आंसर आ गए हमारे पास। अन्वेषा आपने सॉल्व कर लिया? सर हल्का सा बाकी है। हल्का सा बाकी, ओके। इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या अन्वेषा? सर वो नहीं हो पा रहा था। अच्छा ठीक है, चलो कोशिश करो, ये हो जाएगा। और कौन है? अनुकंपा। यस सर। अनुकंपा आपने सॉल्व किया क्या ये क्वेश्चन? आंसर आया क्या इस क्वेश्चन का? यस सर। सर रूट 20 आ रहा है। रूट 20 आ रहा है, देखते हैं। बहुत लोगों ने बोला कि सर रूट 20 आंसर आ रहा है, देख लेते हैं। देखो मेरे को क्या लग रहा है ना, जहां तक जो डाउट आप कर सकते हो, जो गलती आप कर सकते हो, देखते हैं। अब ये पार्टिकल है, 10 kg वाला पार्टिकल था, रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है। फाइनल सिचुएशन क्या होगा? फाइनल सिचुएशन ऐसा होगा कि स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो गया है। नेचुरल लेंथ से ये जो स्प्रिंग है वो एक्स अमाउंट कंप्रेस हो गया सर। नेचुरल लेंथ से ये जो स्प्रिंग है वो एक्स अमाउंट कंप्रेस हो गया और ब्लॉक इस बार यहाँ पर आ चुका है। फाइनल जो डायग्राम है वो रेड से बनाया गया है। तो फाइनली दिस ब्लॉक जो है वो यहाँ पर आ गया। 10 kg का ब्लॉक जो है वो यहाँ पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे भी रेस्ट में था, यहाँ पे भी रेस्ट में। इसका क्या मतलब हो गया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो 0 है, क्योंकि यहाँ पर भी आपने रेस्ट से ड्रॉप किया, यहाँ पर भी रेस्ट भी आ गया। अच्छा, अब अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, हम फिर से क्या लिखेंगे? वर्क डन लिखते हैं सर। तो कौन कौन से फोर्सेस देख रहे हैं? mgh हो। वर्क डन बाय वेट लिखेंगे सर, यस। और एक लिखेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग। एक लिखेंगे वर्क डन बाय वेट और एक लिखेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग, और इसको इक्वेट कर देंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। 0 होगा। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 है सर इस वाले क्वेश्चन के लिए। उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया था, रेस्ट पे खत्म हो गया। जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आके रेस्ट भी हो गया। वेट फोर्स का वर्क डन अगर आपको लिखना है, अब देखो एकदम नहीं आ रहा है कि क्यों काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। ये देखो यहाँ पर भी हमने रेस्ट से स्टार्ट किया, और जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब भी तो रेस्ट में है ना। इनिशियल पोजीशन पर भी काइनेटिक एनर्जी 0 और फाइनल पोजीशन पर भी काइनेटिक एनर्जी 0। अपने को तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेना होता है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी, हाँ बोलो सर हम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे लेंगे अगर यहाँ पे 0 हो रहा है तो? देखो यहां से हमने स्टार्ट किया और ये यहाँ पर एंड हुआ ना, तो यहां से लेके यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी लिया। अपने को तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे बात करना होता है ना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर बात करना होता है। तो फाइनल पोजीशन पर भी काइनेटिक एनर्जी 0 है और इनिशियल पोजीशन पर भी काइनेटिक एनर्जी 0 है। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया क्या? यस। क्लियर है ना ये? ओके, अब देखो वेट फोर्स का वर्क डन जब आप लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? ये 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, ये एक्स अमाउंट और नीचे जा रहे हैं ना। तो वेट फोर्स का वर्क डन, जो शायद मेरे को लगता है बहुत लोगों ने गलती कर दिया होगा,
वेट कितना हो जाएगा इसका, पार्टिकल का मास है 10, जी का वैल्यू भी ले लिया 10, तो इसका वेट हो गया mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो 10 प्लस x का है क्या। सर ये बात नहीं समझ में आया सर। वेट का वर्क डन अगर आपको लिखना है तो 100 10 प्लस x लिख सकते हैं ना ऐसा। यस सर, मैं एक्स ऐड नहीं किया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों ने ये x ऐड नहीं किया होगा, क्योंकि वो सोचेंगे ग्रेविटी तो बस यहीं तक गया है। नहीं, ग्रेविटी तो पूरा प्रेजेंट है ना, यहां से यहां गए फिर x नीचे और जाना है, तो 100 10 प्लस x। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन अगर देखो तो फिर से हम क्या जानते हैं सर, स्प्रिंग फोर्स तो कंजर्वेटिव है ना सर, तो स्प्रिंग फोर्स के लिए आप ऐसा लिख दो ना सर, u इनिशियल माइनस u फाइनल, और ये लिख दो 0। स्टार्टिंग में जब ये ब्लॉक ए पॉइंट पर है तो स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं है, तो ये तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 10 प्लस x, u फाइनल माइनस वाला टर्म उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा हाफ। k का वैल्यू कितना है सर, k का वैल्यू है सर 100 इंटू एक्स का स्क्वायर। ये 100 से ये 100 गायब कर दो, इसको उधर भेज दो, तो ये हो रहा है 20 प्लस 2x, 20 प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये x का एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 1 और इसका वैल्यू हो गया माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a। अब नेगेटिव वाला वैल्यू तो लोग लेंगे नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, तो ये आप ऐसा लिख देना प्लस 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4, ये 20 इंटू 4, ये रूट ओवर 84 आ रहा है, रूट ओवर 84 डिवाइडेड बाई 2। ये जो भी होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। दुनिया ही खत्म हो गई। तो और एक कितना क्वेश्चन अच्छा दोगे? चल रहा था। अरे एक में 10 दूंगा यार, पहले आप मेरे को ये बताओ कि ये बात समझ में आया कि नहीं। ये हाँ जो होता है ना, हाँ सर। आप सर यू, जो हाँ यू कुछ यू के बारे में कुछ। हाँ सर, ये जो आप यू इनिशियल बोल रहे थे सर, अगर हम इसे ये ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो फिर तो इसका हाइट 10 मीटर होगा ना। हाँ तो देखो, तो फिर आपने अगर 0 क्यों लिखा है? तो यू इनिशियल तो मैंने ये लिखा ना, यू इनिशियल ये स्प्रिंग के लिए लिखा ना, ग्रेविटी का वर्क डन तो आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको ग्रेविटी का वर्क डन लिखना है, मान लो आप बोलोगे सर ग्रेविटी भी तो कंजर्वेटिव फोर्स है, आप ग्रेविटी वाले फोर्स का वर्क डन यू इनिशियल माइनस यू फाइनल क्यों नहीं लिख रहे, तो आप लिख दो। आप किसी को रेफरेंस मान लो, आप इसको रेफरेंस मान लो, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर देखोगे तो ऊपर है, तो कितना ऊपर है, तो h प्लस एक्स हाइट ऊपर है, तो mg इंटू एच प्लस एक्स हो जाएगा, यही हो जाएगा। और फाइनल तो 0 हो गया, तो चेंज करोगे तो वापस से यही वैल्यू आ जाएगा। ये जो मैंने लिखा है ना यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, वो मैंने स्प्रिंग के लिए लिखा है। स्प्रिंग इस वाले पॉइंट पर जब पार्टिकल ए है, देखो स्प्रिंग के केस में अपने को देखना होता है नेचुरल लेंथ से कितना ऊपर है या नेचुरल लेंथ से कितना नीचे है। तो अगर ये नेचुरल अभी इस वाले केस में जब पार्टिकल यहाँ पर है तो स्प्रिंग तो कंप्रेस्ड ही नहीं है ना, स्प्रिंग तो आराम से अपने नेचुरल लेंथ पे बैठा हुआ है। स्प्रिंग कंप्रेस हुआ पॉइंट बी पर, कितने अमाउंट से कंप्रेस हुआ, एक्स अमाउंट से कंप्रेस हुआ, जो अपने को कैलकुलेट करना था। तो ये कैलकुलेट करने के लिए मैंने फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हाफ के एक्स स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है? मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है, ठीक है। मन में सिर्फ भगवान की जगह होनी चाहिए और किसी के लिए नहीं। मन में डाउट के लिए तो कोई जगह होना ही नहीं चाहिए। तो अगर लग रहा है कि नहीं सर मैं अभी 100% नहीं क्लियर हूं सर, तो पूछ लो वापस से। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, अब स्प्रिंग ही लगा रहे हैं सर, तो ऐसे लगा देते हैं सर स्प्रिंग। एक बार तुम फिजिक्स सीख जाओगे ना तो क्वेश्चन तुम्हारे हाथ का मैल हो जाएगा। तुमको जितना मर्जी ना उतना क्वेश्चन बना लो, बुक की जरूरत ही नहीं होती है फिजिक्स में। यहां से क्या करते हैं, 10 kg ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देते हैं, थीटा 37 है, ये जो दूरी बताई गई थी ये दूरी वापस से 10 मीटर की बताई गई है,
ये इसका नेचुरल लेंथ है, के का वैल्यू वापस से बताया गया है 100, ठीक है। यहां पर इसको हमने रेस्ट से ड्रॉप किया। अब बोलोगे तो मैं कोई वेलोसिटी भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कंसेप्ट वही रहेगा, ठीक है। और ये पूरा ग्राउंड में ऐसे रखा हुआ है। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा ये ट्राई करना है। थोड़ा मुश्किल लग सकता है, थोड़ा मुश्किल लगे, थोड़ा इतना सा बस मुश्किल लगेगा। वेट को अच्छे से रिजॉल्व करो, फोर्सेस को अच्छे से देखो, कौन से फोर्स का वर्क डन हो सकता है, कौन से फोर्स का वर्क डन नहीं होगा, ये सब सोचो। 2 मिनट, हाँ। 2 मिनट। निराश एकदम नहीं होना होता है, सीखना होता है। आप ऐसा सोचो कि आज अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, कल जरूर समझ में आएगा, बस लगे रहना है। ये एनसीईआरटी बुक, क्लास का नोट्स अच्छे से रिवाइज करो, इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर भी है। और मैं ये नहीं बोलता कि तुम मेरे लेक्चर देखो, तुमको यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, और हर एक टीचर आप अपने में दमदार है। एक से एक लेवल के टीचर्स आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे, जहां से आपको अच्छा लगता है, जो टीचर आपको कंफर्टेबल लगता है। मेरे को लगता है सर ये टीचर मेरे को अच्छा, उस टीचर का मेरे को अच्छा समझ में आता है, वहां से पढ़ो। इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना। शुभम, शुभम श्री, शुभम आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया था क्या शुभम? शुभम, शुभम इज नॉट प्रेजेंट, ओके। मोमिता, यस सर। मोमिता इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया था क्या? यस सर। ओके, ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या मोमिता? लगता है सॉल्व कर पाएंगे? ट्राई कर रहे हैं? यस सर, ट्राई कर रही हूँ। ओके ठीक है, देखते हैं। स्वेच्छा आपने कितना सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को? सॉल्व हो जाएगा ना स्वेच्छा? हाँ हाँ सर, हो रहा है, ट्राई कर रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, इससे पहले वाला सवाल है, मेरे को आंसर नहीं पता, मेरे को आंसर नहीं पता। इससे पहले वाला जो एलन टेस्ट था उसमें टॉपर, स्टेट टॉपर हमारे क्लास का है, वैभव कुमार, स्टेट टॉपर हमारे क्लास का। एलन टेस्ट में वो टॉपर था, ठीक है। तो अच्छा लगता है, टॉपर अगर हमारे सेक्शन का हो तो अच्छा लगता है। टॉपर कोई भी हो सकता है, मेहनत करना चाहिए। सर वो लास्ट का लास्ट टेस्ट था सर, लास्ट टेस्ट का बहुत खराब गया। लास्ट का लास्ट, ओके कोई बात नहीं। रविकुल चौधरी। यस सर। रविकुल सॉल्व किया क्या ये? लग रहा है क्या सॉल्व हो गया? बहुत टफ लग रहा है क्वेश्चन। नो सर, वो सर थोड़ा टफ लग रहा है। थोड़ा टफ लग रहा है। अब देखो, जिसको भी टफ लग रहा है ना रविकुल, या जिसको भी टफ लग रहा है, वो क्या करो ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे ना, बहुत जरूरी होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। सही से फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे ना, तो आधा से ज्यादा काम तुमने कर लिया। और यही सोचना है, फ्री बॉडी डायग्राम सोचना है सिर्फ। तो मैं बोलूंगा फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे सोचो, फिर देखो क्या क्या फोर्सेस हैं और किन किन फोर्सेस का वर्क डन हो सकता है। चलो मैं ट्राई करता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं ना, ऑब्जेक्ट के जो फोर्सेस है वो दिखा देते हैं। एक तो सर इसका वेट दिख रहा है सर अपने को, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन सर हमने ना अलग आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर? देखते हैं। अब देखो, ये जो mg है ना, mg को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब इस टाइम तक आपको ये समझ में आना चाहिए कि mg को रिजॉल्व क्यों करते हैं, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है
तो अपने को इस डायरेक्शन में ही देखना पड़ेगा, सब कुछ इस डायरेक्शन में लाना चाहिए अपने को। यस सर। तो mg को अगर रिजॉल्व किया जाए ना, इस mg को अगर रिजॉल्व करोगे तो mg का एक बेटा आ जाएगा इधर mg cos थीटा, और इस mg का एक और बेटा होगा, ठीक है, ये बेटी भी हो सकती है, वो जेंडर वाइजिंग मैं नहीं कर रहा। mg sin ये थीटा वो 60 होगा उधर, थीटा इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। थीटा 37 है, मैं लास्ट में वैल्यू पुट भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और क्या फोर्स है सर? तो और इसमें ना नॉर्मल ऊपर जा रहा है, देखो ऐसे नॉर्मल ऊपर जा रहा है। फिर से अगर ये पॉइंट ए है और अगर ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन में यहां पर आ गया है, ये मान लो मैक्सिमम कंप्रेशन वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट मान लो पॉइंट बी। अब फिर से हम एनर्जी थ्योरम लगाते हैं ए से बी तक। तो क्या क्या फोर्सेस हैं सर? वेट का वर्क डन हो सकता है प्लस नॉर्मल फोर्स है सर, उसका भी वर्क डन हो सकता है, स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हो सकता है सर। और इन सबको अपने को इक्वेट करना है सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब डेल्टा के से अपने को इक्वेट करना है। अब देखो, जब तुमने स्टार्ट किया तब भी रेस्ट, जब तुमने एंड किया तब भी रेस्ट, मतलब सर ये वाला बात तो जीरो हो गया सर। ये जो डेल्टा के है ना सर, वो जीरो हो गया, क्योंकि जब स्टार्ट किया तब भी रेस्ट, जब एंड कर रहे हैं तब भी रेस्ट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, तो सर ये तो रेस्ट हो गया सर। ये बात अच्छा लगा सर। हाँ सर मेरा आ रहा है 6 प्लस माइनस रूट ओवर 1 एंड रूट ओवर देखते हैं। आंसर मेरे को अभी नहीं पता, आंसर जो भी आ रहा है हम चेक कर लेंगे। अच्छा, नॉर्मल वाला अगर तुम देखोगे, नॉर्मल का वर्क डन जीरो होगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और नॉर्मल चल रहा है ऊपर, तो वर्क डन बाय नॉर्मल अगर आप लिखोगे तो नॉर्मल फोर्स का वर्क डन भी क्या हो गया ना भाई साहब, जीरो हो गया। अच्छा, अब धमाकेदार चीज यहाँ पे क्या है सर, ये mg का वर्क डन, जिसने भी mg का वर्क डन सही से लिख दिया ना उसका आंसर आ जाएगा। हमने mg को रिजॉल्व किया है, तुम खुद से बोलो ये mg cos थीटा जो है इसका कोई वर्क डन बन पाएगा क्या? नो सर। नहीं सर, दैट इज नॉट अलोंग द डायरेक्शन। mg cos थीटा और mg sin थीटा। अब ये जो mg cos थीटा है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में mg cos थीटा हमारे काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है सर? क्योंकि mg cos थीटा तो कोई वर्क डन होगा ही नहीं, क्योंकि mg cos थीटा इधर और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। तो ये जो वर्क डन बाय mg है ना, जिसने इसको सही से लिखा होगा उसका आंसर सही होगा। वर्क डन बाय mg में क्या लिखूंगा, mg sin थीटा का फोर्स है, और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, तो 10 प्लस x का डिस्प्लेसमेंट है। सर ये बात समझ में नहीं आया सर, ये बात समझ में आया क्या? वर्क डन बाय mg मैंने कैसे लिखा? अब स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन के लिए हम फिर से क्या लिखेंगे, u इनिशियल माइनस u फाइनल। अब मुझे पता है कि सिर्फ इनिशियल तो जीरो है, तो फाइनल जो आप लिखोगे तो फाइनल हो जाएगा हाफ के, जो भी k का वैल्यू होगा, इनटू जो भी कंप्रेशन है उसका स्क्वायर। अब तुम बताओ इसके बाद तो वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है, इसके बाद कोई फिजिक्स है क्या? इसके बाद तो मैथमेटिक्स है यार। अगर मैं ये सारे वैल्यूज 5 क्लास के बच्चों को और मैं बोलूँ कि ये सारे वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके स्क्वायर होना चाहिए ना, माइनस ये माइनस इधर चला गया ना, ये जो माइनस था u इनिशियल माइनस u फाइनल वो इधर चला गया, तो वो प्लस u फाइनल हो गया ना। यस सर। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, u इनिशियल माइनस u फाइनल, u इनिशियल जीरो है और माइनस u फाइनल जब उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो mg sin थीटा 10 प्लस x इज इक्वल टू हाफ के x पे, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा? और इसके बाद अगर तुम बोलोगे सर इसके बाद भी सॉल्व करके दो, तो इसके बाद मेरा सॉल्व करने का काम नहीं है। अगर मैं इसके बाद सॉल्व करता भी हूं ना, तो मैं बस फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे को आपको ना ये लिखना सिखाना है। तो अगर आपको यहाँ तक लिखना सिखा चुका हूं मैं, अगर आपको लगता है कि नहीं सर यहाँ तक मैं समझ गया, इस पर तो वैल्यूज पुट करना है सर, आंसर आ जाएगा, मेरा काम खत्म हो गया। सर अभी भी नहीं समझ में आया सर? तुम देखो एक एक लाइन में आंसर आएगा भाई, कितना भी भारी भरकम डायग्राम दे देना, तुम ये लिखोगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक लाइन क्वेश्चन का एक लाइन आंसर का, सॉल्व किएगा आंसर। बहुत ही शानदार टेक्निक है वर्क एनर्जी थ्योरम। आया क्या समझ में ये सबको? यस सर। सबको ये समझ में आया ना? एक और क्वेश्चन। यस सर। मैं धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाया जा रहा है, ज्यादा नहीं बढ़ा रहे, थोड़ा बढ़ा रहे बस। क्योंकि लेवल बढ़ाना जरूरी है।
जब तुम वीडियो गेम खेलते हो तो स्टार्टिंग लेवल कितना आसान होता है, जैसे जैसे आगे जाते हैं वो मैंने देखा है वो यूट्यूबर्स कितना कमाते हैं यार वो ऑनलाइन वीडियो गेम खेल के। मैं बोलता हूँ कि बाप रे, खेलने के भी पैसे मिलते हैं। तो एक एक चैनल बना रखा है सबने। यस मान लो वापस स्ट्रीमिंग से कमा लेते हैं। खेलते रहते हैं, गाली देते रहते हैं और व्यूज मिलते रहते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं यार और लाखों लोग बैठ के देखते रहते हैं। यस सर, सर वो तो करते हैं, उनके लिए आम बात। मतलब सर आप भी इसके लिए लोग, करिएगा। अरे मेरे को नहीं, मैं क्या मारियो का स्ट्रीमिंग करूँगा? मैंने मारियो के बाद से कोई गेम नहीं खेला है। पबजी पबजी खेलिए सर। पबजी नहीं यार, वो इतना खून खराब मेरे को पसंद नहीं है। मैं शांति प्रिय आदमी, गांधी जी का सर भक्त। फॉल गाइस खेल लीजिएगा, वो भी। GTA 5 खेलिए। तो उसमें खून खराबा नहीं होता। तो नहीं GTA सर। 5 में होता है खून खराबा। फॉल गाइस खेल लीजिए, वो प्यारा प्यारा सा कुछ होता है उसमें, कार्टून वार्टून हुआ, आपको मजा आएगा, खेल लीजिएगा। टेम्पल रन भी नहीं अच्छा लगता था वो। बच्चे लोग खेलते रहते थे टेम्पल रन। मेरे फोन में वो इंस्टॉल कर देते हैं और खेलते रहते हैं टेम्पल रन। मेरे को नहीं अच्छा लगता था यार। कोई नहीं, देखो अब क्या, स्मूथ नहीं है, स्मूथ नहीं है, स्मूथ किसने लिखा है? फ्रिक्शन। कोई और भी है जो, ये फिक्शन है। कोई और भी है क्या जो ये व्हाइट बोर्ड हैंडल कर रहा है? स्मूथ नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है रफ। यहाँ पे है सर आप ही रफ और लिखिए। इसका म्यू का वैल्यू दे दिया गया है। अच्छा मैं ही लिखा था, सॉरी सॉरी सॉरी। रफ का वैल्यू लिख दिया मैंने, म्यू 2 है 0.2 का, ठीक है। और क्या है, इस डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी दे दो। कितना दे दो सर? तो 40 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी दे दो। स्टार्टिंग में नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, सबसे सॉल्व हो जाएगा। सर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना स्टार्टिंग में? नहीं नहीं, 40 मीटर पर सेकंड दिया दिया दिया, 40 मीटर पर सेकंड। अच्छा ओके अभी सर। वो एक मीम चल रहा था ना, वो प्रूव दिस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल, एक मीम चल रहा था कुछ टाइम पहले। 34 पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और कम हो गए, कोई बात नहीं। जितने लोग आएंगे उतने ही लोगों को सिखाऊंगा, क्या कर सकते हैं। अब घर जाके किसी को थोड़ी सिखा सकते हैं कि चलो तुम्हारी क्लास है, चलो क्लास करते हैं। एकदम टेंशन लेना नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। प्रीति सिंह, प्रीति, यस सर। प्रीति समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, तुम्हारा नाम तो बहुत फेमस हो गया होगा प्रीति अभी मूवी के बाद। अनुष्का साहू, अनुष्का आपने सॉल्व किया क्या? वो सर कर रही हूँ। कर रहे, ओके ठीक है। सर एक क्वेश्चन मिल गया, 20 माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8000। सॉल्व भी कर लो, देख लो सॉल्व अगर हो जाए तो। अलीना सॉल्व कर लिया क्या? सर यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन माइनस में लेंगे क्या? वर्क डन बाय फ्रिक्शन सोचना पड़ेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस होगा, पॉसिबल होगा, क्या होगा ये सोचना पड़ेगा आपको। अलीना आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन? अलीना सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं सर। अलीना मैंने आपका ही परफॉर्मेंस देखा, आप भी अच्छा परफॉर्म करते हो टेस्ट वगैरह में। कुछ लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते हैं, अलीना हो गई, वैभव हो गया, दीपांजन हो गया, स्वेच्छा हो गई। कुछ लोग हैं जो रेगुलरली अच्छा परफॉर्म करते हैं टेस्ट में। ये डी भास्कर, ये भी अच्छा करता है कभी कभी।
अर्पित सॉल्व हुआ क्या? सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व करो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं था ना अर्पित? ना सर। ओके ठीक है। वर्षा सॉल्व कर लिया क्या? यस यस सर, ट्राई कर रहे हैं। ट्राई कर रहे हो? ओके। वर्षा आप इतना हंसते क्यों रहते हो? मतलब कोई आसपास होता है क्या आपके, वो हंसाते रहता है क्या आपको? मैं तो नहीं हंसाता, मैं तो बहुत सीरियस होकर पढ़ाता हूँ। नहीं सर अगर फ्रिक्शन हम पॉजिटिव में ले आऊं तो 12.6 आ रहा है। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती सर, मैं ऐसा ले लूँ तो आपको सही सही सॉल्व करना है। देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ वेट पे कर क्या है ना, सकता है? थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। लेक्चर का टाइम कितना है? लेक्चर का टाइम 10:55 है ना? हाँ सर अभी बाकी है 8 मिनट। यस सर। सर 12.6 है। 12.6 है। मेरे पास एक आंसर है 12.6। ओनली 32 पार्टिसिपेंट्स आर लेफ्ट। धीरे धीरे लोग साथ छूटता जाता है, मतलब लोगों को लगता है कि क्या कर लेंगे सीख के फिजिक्स, क्या ही कर लेंगे। सो ऑफलाइन क्लास में ज्यादा मजा आएगा। हाँ सर। ऑफलाइन क्लास पता नहीं यार, मतलब एक सीरियसली मैं बोलूं, मतलब वो जो फील वाली पढ़ाई होती है ना, वो ऑफलाइन में होती है। यस सर। तो एक देखो आप, ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का जो मैं देखता हूँ ना, तो कभी मेरे को लगता है कि पता नहीं यार बच्चे समझ भी पा रहे हैं या नहीं। उसमें ऑफलाइन में एक चीज होता है कि बच्चे बंधे हुए भाग नहीं सकते हो। ऑनलाइन वाले में क्या होता है, भागना स्टार्ट कर देते हैं। पढ़ाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये तो मैं कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन आप इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो अगर आप ऑफलाइन में हो तो। ऑनलाइन में घर में गिने चुने 2-3 लोग होते हैं, वो क्या इंटरेस्टिंग बनाएंगे। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ भाई। सर रूट ओवर ऑफ 160 होगा क्या? रूट ओवर ऑफ 160 हुआ क्या सर? मेरे हाँ को हाँ आंसर में वही नहीं पता। 12.6 ही ठीक आ है, रहा है उसका वैल्यू। देखते हैं। मान लेते हैं फाइनल पोजीशन में वो जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो गया कितने अमाउंट से? एक्स अमाउंट से। अब बहुत लोगों ने सोचा कि सर पूरा दिन आज में आपने ना स्प्रिंग कंप्रेस कर करके पूरा स्प्रिंग खराब करा दिया सर, हमारा दिमाग की स्प्रिंग निकल गया सर। मान लेते हैं फाइनल पोजीशन में स्प्रिंग यहाँ पर आ गया और ये एक्स अमाउंट से कंप्रेस हो गया। अब वर्क डन भाई, कौन कौन से फोर्सेस है सर? तो एक तो वेट फोर्स दिख रहा है सर अपने को, फिर और कौन सा फोर्स दिख रहा है सर? एक नॉर्मल फोर्स भी दिख रहा है सर अपने को। तो जीरो हो अगर किसी को ये सारे फोर्सेस नहीं दिख रहे हैं तो वो ज्ञान का चश्मा लगाएंगे। ज्ञान का चश्मा मतलब एनसीईआरटी बुक का चश्मा लगाएंगे, तभी इनको दिखेगा ये सर। फिर वर्क डन बाई फ्रिक्शन भी हो सकता है सर यहाँ पर। सर यहाँ पे तो सर। फ्रिक्शन भी है सर, प्लस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स या स्प्रिंग फोर्स लिख देते हैं। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या अपने को पता है। वेट फोर्स का वर्क डन होगा 0, क्यों? mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, और mg और नॉर्मल से जो डिस्प्लेसमेंट का एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो वर्क डन बाय वेट और वर्क डन बाय नॉर्मल जो है सर, ये जीरो। दोनों वैल्यू तो जीरो है। फ्रिक्शन का वैल्यू वर्क डन फ्रिक्शन का वर्क डन लिखने के लिए अगर ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, मतलब कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू लगना चाहिए। अगर ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आप कितना लिखोगे? फ्रिक्शन का वर्क डन अगर लिखना है तो देखो, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे चला तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा क्या? यस सर। हाँ या ना? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0.2 इंटू mg का वैल्यू हो गया 100 यस इंटू सर। डिस्प्लेसमेंट, एक्स अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ गया। सर ये बात नहीं जमा सर, मतलब सर ये बात नहीं समझ में आया सर। सर वो एक्स कहाँ से आ गया? वर्क डन बाय फिर से बोलिए। यहाँ से यहाँ फिर से बोले देखो,
अपने को फ्रिक्शन का वर्क डन लिखना है। फ्रिक्शन का वर्क डन क्या लिखोगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है? फोर्स हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल हाँ जो है वो 2 times 100 के normal. 0.2 इंटू नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट। अगर ये यहां से यहां गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ना एक्स अमाउंट का। तो वो जो स्प्रिंग था अगर वो एक्स अमाउंट कंप्रेस हुआ तो ब्लॉक भी तो एक्स अमाउंट डिस्प्लेस किया। सर तो मेरे work done by हम गलती friction कर है। रहे थे सर. -20 में x ऐड कर हाँ, दीजिए, हो गया मल्टीप्लाई, हो नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, यही गलती Plus, कर रहे थे. स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन अगर आप लिखोगे तो ये भी वर्क डन क्या होगा? ये भी वर्क डन सर नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव में कितना हो जाएगा? -12 के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस सर वहां पे हाफ। -12 के एक्स स्क्वायर क्यों नहीं लगेगा? वर्क डन बाय कहां पर फ्रिक्शन कहां जो पर? होगा। यहाँ पर फ्रिक्शन का वर्क डन में माइनस के क्यों लगेगा? वर्क डन का फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखोगे ना। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन लिखोगे -12, के का वैल्यू इज 100, एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास कितना है? हाफ। यहाँ पे कितना हो जाएगा? मास है इसका 10, नहीं फाइनल तो 0 हो जाएगा, सॉरी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है। इनिशियल कितना हो जाएगा? -12 इंटू 10 इंटू 40 का स्क्वायर 1600। अब इसको सॉल्व करना है सर। ये जो ब्लू से लिखा गया ना सर, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर होगा वो तुम्हारा आंसर। फिर से मेरा काम ये इक्वेशन लिख के देना था। अगर मैंने आपको ये इक्वेशन लिखना सिखा दिया मतलब मेरा काम हो गया। कैलकुलेशन सिखाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं सॉल्व करते हैं, सर सॉल्व करना होता है क्या क्वाड्रेटिक को, ये आपको मैथ्स वाली टीचर ने सिखाया है। और अगर आपको लगता है नहीं सर मेरे को डाउट है तो वो मेरे से पूछ लेगा बाद में कभी। कोई ऐसा है जिसको इस क्वेश्चन में डाउट है? सर हाफ के एक्स स्क्वायर क्यों नहीं होगा इस वाले इक्वेशन में? जो हाफ -0.2 इंटू 100x, वो फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शन का वर्क डन है ना। तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्या लिखोगे? फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। म्यू इज 0.2, नॉर्मल इज mg। तो 0.2 इंटू 100 इंटू एक्स, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? यस। हाँ या ना? समझ में आया ना? ओके ठीक है, तो चलो फिर एंड करते हैं इसको, मीटिंग को। अच्छे से देख लो, वर्क एनर्जी थ्योरम में बहुत ही आसान होता है। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अपना एलन का मटेरियल खोलो और उसमें से वर्क एनर्जी थ्योरम जहां पर लिखा हुआ है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और प्लीज प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे, अगर चाहते हो कि सर डॉक्टर बनना है तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये मत रोना लगाना कि सर टाइम नहीं होता, ये नहीं होता। टाइम नहीं होता है तो टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे आप स्टूडेंट हो वैसे ही बाकी भी स्टूडेंट है। तो जो कल को डॉक्टर बनेंगे वो ऐसे ही हर दिन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे तभी वो डॉक्टर बनेंगे। नहीं डॉक्टर बनना है सर, हम कंपाउंडर बन के भी खुश है सर, या हमने अपना एक केमिस्ट का दुकान खोल लिया सर, उससे भी हम खुश है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सब प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट का है। यही तो एक स्टूडेंट को सीखना होता है, टाइम मैनेजमेंट। नहीं सर, तो प्रैक्टिस के इस बार के टाइम पेपर में बहुत प्रॉब्लम है टाइम सर, मैनेज करने में। प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम है। मींस वो एग्जाम टाइम को 3 आवर में जो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, वो हाँ करना सर, है। इस बार के पेपर में बहुत दिक्कत है। आपको एग्जाम में आप ये सोच के कभी मत जाओ कि फिजिक्स के आपको अभी 45 क्वेश्चंस लगाने होते हैं। आप ये सोच के जाओ कि आपके पास फिजिक्स में सिर्फ 30 क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में आप अपना टारगेट रखो सिर्फ 30 क्वेश्चन का। आप एग्जाम जब भी जाओ ना तो ये सोच के जाओ कि मेरे को सिर्फ 30 क्वेश्चन करने। 30 क्वेश्चन अगर आप सही सही करके आओगे ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब एग्जाम में आपका टारगेट यही होना चाहिए कि पहले मेरे को इस 30 क्वेश्चन से पहुंचना है। अगर मैं इस 30 क्वेश्चन से पहुंच गया तो फिर मैं एक एक करके दो करके क्वेश्चन इंक्रीज करूंगा। अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ सर 30 वाला क्वेश्चन वाला जो टारगेट है वो अचीव हो गया, तो फिर 32 बढ़ा देंगे, फिर 34 कर देंगे, ग्रेजुअली उसको एंड तक ले जाएंगे 45। और अगर तुमने फिजिक्स में 40 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, अगर तुमने फिजिक्स में अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इसका मतलब है आप टॉप 1000 रैंक में आ जाओगे। टॉप 1000 रैंक में मतलब आपका पेपर में नाम आएगा। स्कूल वाले पागल हो जाएंगे, तुम्हारे घर में आ जाएंगे स्कूल वाले, किट वाले तुम्हारे घर में आ जाएंगे, तुम्हारे घर से तुमको उठा लेंगे, रेडियो में तुम्हारा नाम आ जाएगा, प्रिंसिपल सर के साथ मीटिंग कर रहे हो, ये सब हो जाएगा। 30 क्वेश्चन में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इतना ज्यादा ये नहीं रहेगा, घर वाले खुश हो जाएंगे।
सर इस किट बार वाले का भी टेस्ट कुछ लेकिन थोड़ा लेंदी था इस बार का, मतलब बहुत टाइम कंज्यूम किया था। एलन वाला टेस्ट जो था हाँ सर। हो सकता है। चलो अभी एंड करो, ज्यादा टाइम लूंगा तो फिर लोग गाली देंगे। थैंक यू सर। थैंक you. यू थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।